वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ इसे देख सकते हैं और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब शुरू करते हैं कि पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के अंतर्गत क्या क्या हुआ था उसे जानेंगे। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। और रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध में पूरे देश को शामिल होना पड़ा था, पूरे समस्त विश्व को शामिल होना था एक तरीके से। तो इसमें रूस भी शामिल हुआ था जिस समय 1914 का विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। तो इस समय यहाँ पे जो विश्व युद्ध छिड़ा था उसके एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की ये सब केंद्रीय शक्तियाँ कही जा रही थी और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था। और इसके बाद जो है इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। इसलिए यह जो युद्ध था सभी देशों के पास वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ यह युद्ध जो है बाहर में भी फैल गया था क्योंकि बहुत सारे देशों के उपनिवेश थे। तो इस कारण जो है किसी न किसी तरीके से यूरोप के तमाम देशों में शामिल हो गए थे और इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया था जिसमें रूस भी शामिल था। तो जिस समय यह युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में, उस समय रूस में जनता का भी काफ़ी समर्थन मिल रहा था शासक को। जो जार थे, यहाँ के राजा थे रूस के, वहाँ पे जनता का भी शासन मिल रहा था क्योंकि जनता से जो है बहुत सारी बातों को पूछकर और मिलजुल कर कार्य किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें भावनाएं आने लगी, विरोधी भावनाएं, जो कि जर्मन विरोधी भावनाएं कही गई थी। यहाँ पे धीरे धीरे रूस में जर्मन विरोधी भावनाएं प्रतिफलित हो गई थी और तब जाकर जो है जर्मन लोगों के ही कारण जो है सेंट पीटर्सबर्ग एक नाम था जहाँ पे रूस के द्वारा यह नाम दिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग जो राजभवन होता था उसका नाम बदलकर जो है पेट्रोग्राद रख दिया गया क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम था वो जर्मनी का नाम दिया गया था। इसलिए जर्मन विरोधी भावना के कारण जो है इसे समाप्त कर दिया गया। वहाँ की जो महारानी थी जरीना, यानी कि जार की पत्नी, वो अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल होने के कारण और उसके घटिया सलाहकार और खास तौर पर रासपुतीन नामक एक सन्यासी थे, इन्होंने राजशाही की ओर अलोकप्रिय बना दिया था रूस की व्यवस्था को। इस कारण जो है अब वो किसी भी तरीके से राजा जो है वो परामर्श नहीं लेता था सैनिकों से, अब नहीं वहाँ की जनता से, अब वो स्वयं ही कार्य करता था। इस कारण जो है रूस में शुरुआत में तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी रही थी क्योंकि यहाँ पे जनता का उसे काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला था। लेकिन दूसरी ओर क्या हो गया कि जिस समय जनता का समर्थन मिलना बंद हो गया तो रूस की स्थिति इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे। 1914 से 16 के बीच जो है यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं में भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 ईस्वी तक लगभग 70 लाख लोग मारे गए थे। इस कारण जो है रूसी सेनाएं पीछे हट गई थी क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे, मतलब कामगढ़ लोग जो थे, जहाँ पे जो हष्ट पुष्ट सैनिक हुआ करते थे, इस युद्ध में मारे गए थे। इस कारण जो है रूस की स्थिति दयनीय भी होती जा रही थी और राजा को इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था कि उसकी जनता जो है मतलब वो इस युद्ध में मारे जा रही है। उनको केवल युद्ध के अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा था। इस कारण जो है युद्ध के वजह से जो है सेना की स्थिति और रूस में जनता की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। फसल और इमारत के विनाश के रूप में 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो शरणार्थी हो गए थे और रूस से मतलब पलायन करने लगे थे, दूसरे जगह जाने लगे थे क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है सरकार वो रूस पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही थी। देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक चित्र है रूसी सिपाही का। शाही रूसी सेना को रूसी स्टील मडोलर कहा जाता था और यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया था और राज की भी सत्ता ढा गई थी। इसका कारण यह था कि राजा किसी भी तरीके से जो है जनता का समर्थन अब नहीं प्राप्त कर रही थी क्योंकि राजा केवल अपने नियम के अनुसार चल रही थी और जनता जो है वो राजा के नियम से त्रस्त थी और वो उस बात को मानने के लिए भी अब तैयार नहीं थी। तो धीरे धीरे सेना ने बर्खास्त शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से पलायन भी करना शुरू कर दिया। इस कारण जो है युद्ध में रूस की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। युद्ध का असर जो है यूरोप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसका देखिए आप यहाँ पे चित्र, रूस में कितनी सारी सेना में लोग भर्ती हैं। ये सब जो है सामान्य जनता में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस युद्ध में भर्ती हुए थे, लेकिन रूसी जार शासक के कारण इन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया और जो कभी रूस की सेना मतलब विश्व युद्ध के दौरान जो है यूरोप में रूसी मलोड़ के नाम से जानी जाती थी, अब यह ऐसी नहीं रह गई। रूस की सेना जो है इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी। 1916 तक जो है रूस में स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वहाँ पे औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लोग पीछे चले जाते गए और वहाँ पे रेलवे लाइन वगैरह जो थे 1916 ईस्वी तक टूट गई थी। यहाँ पे जो है
अच्छी मर्द वाले जो सैनिक लोग थे, वो युद्ध में लगने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस कारण जो बहुत सारे छोटे छोटे कार्य भी रूस में हो रहे थे, वे भी समाप्त हो गए थे। रूस के लिए यह समय जो था काफ़ी ज़्यादा कठिन था। यहाँ पे उन्हें रोटी और आटे की भी किल्लत काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई थी। खाने पीने की वस्तुओं में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, लोग खरीद नहीं पा रहे थे। और 1916 ईस्वी तक आते आते सर्दियों में जो है रोटी की दुकानों पर बहुत बड़ा असर होने लगा, और यहाँ पे बहुत सारे दंगे भी होने लगे रोटी के लिए। यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप दिया है कि 1916 के दिन आप जार की सेना के जनरल और पूर्वी मोर्चे पर तैनात है। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट में सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए। तो आप भी रूस में मतलब अपने आप को एज्यूम करके देख सकते हैं कि उस समय रूसी जनता में अगर आपको जार सेना में भर्ती कर दिया जाता तो आप क्या करते, जनता की बातों का भी ख्याल रखते, और इसमें जिस वजह से भी सेना बर्खास्त हो रही थी और पलायन कर रही थी, उस बातों को आप सुधार कर सकते थे। तो आप भी इसको एज्यूम करके समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अब पेत्रागाद में फरवरी की क्रांति को चलिए जान लेते हैं कि 1917 में सर्दियों में राजधानी पेत्रागाद की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसका नाम बदलकर मतलब जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो जर्मनी का एक नाम था, जिसको बाद में बदलकर पेत्रागाद कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। विश्व युद्ध के बाद जो है इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। यहाँ की जनता की स्थिति, जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वहाँ पे रूस को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक तरफ जो है वहाँ पे दयनीय लोग रहते थे, मतलब जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, मजदूर श्रमिक ये लोग रहते थे, और एक तरफ जो है वो फैशनेबल इलाके थे, विंटर पैलेस था और सरकारी इमारतें थी। मतलब पूरी तरीके से रूस जो है वो 2 भागों में बट चुका था। एक में जो है आप अमीर शासक कह सकते हैं और एक में जो है गरीब शासक रह रहे थे। और इस कारण जो है जहाँ पे ड्यूमा की बैठक होती थी वो भी कहाँ पे था, फैशनेबल इलाके में ही था। एक बार उस समय फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, जिसके कारण जो है खाद्य पदार्थ में बहुत भारी कमी हो गई थी। कोहरा और बर्फबारी इतनी ज़्यादा हुई थी कि जिस कारण उनकी स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। अब जो भी सरकार थी तो जनता चाह रही थी कि उस सरकार का चुनाव जो है वो निर्वाचन के माध्यम से, मतलब जो राजशाही व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने की मांग की जा रही थी। 22 फरवरी को जो है दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। मतलब वहाँ के मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, और मतलब वो कह रहे थे कि जो भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी और मतलब खाने पीने के दामों में जो वृद्धि कर दी गई है उनको नीचे कर दिया जाए, और ताकि जो लोग हैं वो इसे मतलब खरीद सके और अपना मतलब पेट भर सके, क्योंकि भूखमरी की भी स्थिति पैदा हो गई थी। तो अब जनता जो है वो जार शासक का विरोध कर रही थी, क्योंकि जार जो है यानी कि राजा वो रूस की जनता के पक्ष में नहीं था। और यहीं पे भी बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यहाँ पे इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी नाम दे दिया गया था, जिसे आज हम जानते हैं वुमेन्स डे के बारे में। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच निवेश की प्रोटेस्ट तक आ गई थी। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विरोध होना शुरू हो गया था, और 24-25 तारीख को यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया गया। रविवार 25 को सरकार ने क्या किया कि ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, जो राजशाही संसद थी उसको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया। और 26 तारीख को प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ी संख्या में और इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह और जो घंटे लोग काम करते थे वे लोग सड़क पर उतर आए और जो है सरकार के नियम को बदलने के लिए जो है मांग कर रहे थे। यहाँ पे घुड़सवार सैनिक भी तैनात थे, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है ड्यूमा में पेत्रागाद सेव्य संघ की जो बैठक हुई है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और नियम अनुसार जो है वो कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, जो सिपाही थे, उन्होंने जनता पर गोलियां बरसा दी, क्योंकि जो जनता है वो राजा के विरोध में थी। इसीलिए गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने एक अफसर पर गोली चला दी और 3 दूसरी रेजिमेंट ने बगावत भी कर दी। हड़ताली मजदूरों के साथ आग मिले और उस शाम को सिपाही मजदूर एक सेवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुआ, जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेत्रागाद सेवियत का जन्म हुआ। यह एक नई नीति थी। अगले दिन प्रतिमंडल जार से मिलने के लिए गया और सैनिक कमांडरों ने सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे, क्योंकि सैनिक भी नहीं चाहते कि आप जो है राजा का शासन बना रहे। और उसने कमांडरों की बात मान ली। 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सेवियत और ड्यूमा ने नेताओं को देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस में भविष्य में के बारे में फैसला लेने के लिए जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने की क्रांति का झंडा जो है पेत्रागाद की जनता के हाथों में था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1914 के बाद रूस की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रह गई थी, तो इसीलिए जनता और सैनिक जो है वो मतलब राजा को हटाने की मांग कर रहे थे। अब जो भी संविधान बनाया जाए उसको जनता के पक्ष में भी बनाया जाए। इसलिए सेवियत और ड्यूमा के नेताओं ने क्या किया था,
तो देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली थी, मतलब अलग से सरकार बना ली थी। अब फरवरी में क्रांति में महिलाएं क्या कर रही थी, तो महिलाओं ने रूस में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जिसे हम पढ़कर समझेंगे कि महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वॉसिलिस में लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था, क्योंकि वहां पे महिलाओं ने अपने पतियों को मतलब काफी ज्यादा प्रेरित किया था ताकि वो मतलब जो राजा है उसके विरुद्ध क्रांति कर सके। और उस दिन सुबह में महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी, क्योंकि वो इस युद्ध में जो है विजय हासिल कर सके जार के खिलाफ। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वेसिलियस ने काम रोक दिया। जो राजा थे उसके खिलाफ जो भी कार्य हो रहे थे फैक्ट्री में लोगों ने काम करना रोक दिया, जिसमें कि मार्फा वासिलेवा का नाम आता है। फॉरमैन ने इस शब्द में प्रबंधकों को सूचित दिया कि उसके लिए पावरोटी भिजवाई जाए, क्योंकि उस समय भुखमरी की स्थिति यहाँ पे व्याप्त थी। उसने पावरोटी तो लो ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार नहीं किया गया, जबकि वहाँ की स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती, अच्छी नहीं हो जाती, तब तक लोग काम करने के लिए नहीं जाएंगे। फॉरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया कि पाव रोटी भिजवाई गई और उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर वे लोग नहीं लौटे। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम पर क्यों नहीं लौटना चाहते हैं, तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया, जब बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं तो मैं अकेले पेट भरने के लिए सोच नहीं सकती, क्योंकि पूरे जनता को रोटी और पाव रोटी जो है वो दिलाना अनिवार्य था। मार्फा के समर्थकों में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठे हुई। उनको देख के वो लोग भी प्रेरित हुई और जगह जगह जो है जार के खिलाफ जो है वो हड़ताल करने के लिए औरत भी निकल पड़ी। उनके साथ उनके पुरुष भी जो है वो साथ साथ हथियार लेकर जो है राजा के खिलाफ निकल पड़े। इस तरीके से जल्द ही जल्द पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए। जो भी काम करते हैं मजदूर संघ, उन लोगों ने औजार डाल दिया और वो लोग भी जो है जार के खिलाफ जो है वो सड़क पर निकल चुके हैं। फरवरी के बाद कैसी स्थिति थी, तो अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। वहां पे ये लोग जो थे सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, ये लोग पैसे वाले थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी जार है और जो भी राजा है उनको हटा दिया जाए और चुनाव के माध्यम से नई सरकार बनाई जाए। जनसभा को संगठन करने पर पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेत्रागा सोवियत की तर्ज पर सबको सोवियत संघ बना ली गई थी। निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा तो नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे जो सोवियत संघ की नीति बनाई गई थी उसको सबको सोवियत बना दिया गया। और अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे 1914 के विश्व युद्ध के बाद। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी का गठन हुआ। 1914 के युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो मतलब 1914 का विश्व युद्ध लड़ा गया है उसमें जनता के मांग को ठुकराया गया, मतलब जनता की बातों का समर्थन नहीं किया गया है। सारी जमीन जो है वो किसानों से जो छीन ली गई थी, लेनिन इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनका जो जमीन है उनको वापस कर दिया जाए, लोगों को कर से मुक्त कर दिया जाए और बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेनिन ने इस तरीके की एक प्रक्रिया बनाई थी जिसे कि अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उसमें 3 मांगे होती थी और यह भी उन्होंने सुझाव दिया कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए, जिसका उद्देश्य यही था कि मतलब जितने भी रूस के लोग थे उनको एकत्रित किया जा सके, जो श्रमिक पार्टी थी उनको एकत्रित किया जा सके। और बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो राजशाही व्यवस्था है उसका अंत तुरंत नहीं होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे। और चूंकि बोल्शेविक एक नई पार्टी थी इसलिए लोग इसको अपनाने में थोड़ा सा हिचक रहे थे। लेकिन आगे आने वाले समय में, जिस समय जार का शासक बहुत ही खराब होने लगा और रूस के प्रति, रूस की जनता के प्रति यह अच्छा नहीं रह गया था, जब वहाँ के लोगों में भूखे मरने की स्थिति आ गई और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जो जार है वो केवल अपने फायदे के बारे में सोच रही है, जनता के बारे में वो कुछ भी नहीं सोच रही है। तो सारी बातों को उन्होंने समझ कर जो है तब वो बोल्शेविक पार्टी के साथ सभी लोग जुड़ना शुरू हो गए और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल कर दिया गया कि घंटे जो है वो कम कर दिए जाए और जो मुनाफा जो भी उनको पारिश्रमिक दिया जाता है वो उन्हें काम के हिसाब से दिए जाए, क्योंकि वहाँ पे घंटे बहुत अधिक होते थे और काम करने के बाद जो उन्हें श्रमिक दिया जाता था वो कम होता था। तो जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसिया से में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी थी, जो पहले वाली सरकार थी, उसके कारण जो है सरकार का असंतोष बढ़ा और सरकार ने क्या किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है यानी कि सोवियत संघ की पार्टी वो शक्तिशाली नहीं हो जाए, इसलिए जो है उसको रोकने के लिए, वहाँ पे बोल्शेविकों के प्रभाव को रोकने के लिए क्या किया सरकार ने, तो सख्त कदम उठाने लगे। उन्होंने सरकार के फैक्ट्रियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और ऐसे कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार भी करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में जब बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किया गया तो विशाल प्रदर्शन पर भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को पीछे भागना पड़ा, क्योंकि जो सरकार ने क्या किया था कि वहाँ परिस्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सरकार ने इतने कठोर कदम उठा लिए थे कि बहुत सारे लोग वहां से भाग रहे थे। अप्रैल 1917 में
मजदूरों को संबंधित करते लेनिन। देखिए यहाँ पे लेनिन जो है वो किस तरीके से मजदूरों को एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखेगा जहाँ पे सरकार ने किस तरीके से आम लोगों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया था। ये 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना के द्वारा गोलीबारी का दृश्य है, जहाँ पे बोल्शेविक पार्टी को जो है वो दबा दिया जाने का प्रयास किया जा रहा था। अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या थी कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ रहा था, लेनिन को अंतरिम सरकार पर तानाशाही थोपने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी गई और लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1917 ईस्वी को लेनिन ने पेत्रागद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सबको एकत्रित कर लिया गया और सरकार यानी कि राजा के खिलाफ जो है उन्होंने एक ग्रुप तैयार कर लिया था, जिसमें कि सत्ता पर कब्जे के लियोन ट्रोत्स्की ने के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया। इसी तरीके से 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री करेंसी ने सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर के बाहर चले गए और इसी तरीके से तड़के ही सरकार ने वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर डाला और टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर भी नियंत्रण करने के लिए विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करे और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उस दिन अरोड़ा नामक युद्धपात के लिए विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेत्रागद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी शुरू हुई। खासतौर पर मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेत्रागाद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। हमने क्या जाना कि जार के खिलाफ जो है वो बोल्शेविक नेता पूर्ण तरीके से तैयार हो गए थे, लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिया था और इसी तरीके से जो जार है वो विंटर पैलेस की रक्षा करने के कारण जो है अलग से एक योजना तैयार करने लगा था। अलग से मंत्रियों को भी तैयार किया गया था, अलग से सेनाओं को भी रखा जा रहा था, बाहर भी जो है जार जा रहा था ताकि जो वो सैनिक को एकत्रित कर सके। लेकिन दोनों में काफी ज्यादा जो है वो लड़ाइयाँ हुई और यहाँ पे जो जीत है वो बोल्शेविक पार्टी की ही हुई। बोल्शेविक लोगों ने क्या किया तो पूर्ण तरीके से मॉस्को पेत्रागद इलाके पर अपना जो है प्रभाव जमा लिया था। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। पेत्रागद में लेनिन बाएं और ट्रोत्स्की जो है वो दाएं मजदूरों के साथ। यहाँ पे जो है आपको लेनिन जो है वो बाएं दिख रहे होंगे, यहाँ पे लेनिन और यहाँ पे जो है आपको दिया गया है ट्रोत्स्की का चित्र है। कॉमिंटन शब्द जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रयोग किया जाने वाली एक संस्था है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से निकला है, यह उसी का रूप है। अब चलिए अक्टूबर के बाद जो है मतलब पूरे रूस की स्थिति क्या हो गई थी। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ था, मतलब निजी संपत्ति किसी को नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर उद्योगों पर बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और उनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिंसा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए ताकि बेघरबाद और जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग पर पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कि सोवियत टोपी बुदियोनोवका को चुनाव किया गया। चलिए इसे हम समझते हैं कि जिस समय बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूर्ण तरीके से विरोध में थे, वे चाह रहे थे कि बैंकों का इस समय राष्ट्रीयकरण हो जाए और 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर भी दिया गया था। लोगों ने क्या किया था कि जो भी अमीर लोग थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। उनके मकानों को छीनकर जो है उसे बहुत सारे भागों में बांट दिया था, क्योंकि लेनिन चाहता था कि उसके देश के जो नागरिक हैं वो किसी भी तरीके से असहाय नहीं हो, उन्हें सभी लोगों को रहने का स्थान प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था तो मकान के छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे ताकि सभी लोगों को जो है यहाँ पे स्थान मिल सके रहने का। 1918 में यहाँ पे एक परिधान प्रतियोगिता भी रखी गई थी जिसका नाम जो है बुदियोनोवका था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया गया और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी संधि कर ली और आगे आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूसी एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में
OGPU NVKD का नाम बदल गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित किया जाने लगा। युवा बहुत सारे लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह जो है वो भंग हो गया था। देखिए कि जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि जिस समय अक्टूबर के बाद जो है पूरी तरीके से रूस की स्थिति बदल गई थी। 1917 तक आते आते बोल्शेविक पार्टी जो है वो आगे आ गई थी क्योंकि इन लोगों ने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए भी इन लोगों ने बहुत सारे कार्य किए थे। जब 1917 में चुनाव हुआ था तो बोल्शेविकों ने चुनाव संविधान सभा के लिए यहाँ पे चुनाव कराए गए, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था, मतलब उन्हें ज्यादा वोट नहीं दिया गया था। और जनवरी 1918 ईस्वी में असेंबली में बोल्शेविकों ने प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया और लेनिन ने क्या किया, असेंबली को भी बर्खास्त कर दिया। असेंबली के मुकाबले उसने क्या किया तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, इस बात का प्रचार प्रसार लोगों में किया, वहां के लोगों में, और लोग जो है इसके लिए इकट्ठा भी होने लगे थे। धीरे धीरे जो है यह रूस एक दलीय राजनीतिक वाला व्यवस्था बन गया और ट्रेड यूनियन जो पार्टी थी यानी कि श्रमिकों की पार्टी, और वहां पे एक गुप्तचर व्यवस्था भी थी जिसको चेका कहा जाता था। और ये सारी चीजें जो है बोल्शेविकों की आलोचना करनी शुरू कर दी गई थी। बहुत सारे युवक और लेखक वो लोग भी जो थे वो किधर आकर्षित हो गए, तो जो दूसरी तरफ पार्टी बनाई गई थी वहां पे आकर्षित हो गए क्योंकि समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित यही पार्टी थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में प्रयोग शुरू कर दिए थे, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई जो सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोग पार्टी का मुंह भी भंग होने लगा था। यहाँ पे देखिए मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन जो 1918 में हो रहा है और किस तरीके से आपको चित्र में दिखाया जा रहा होगा कि प्रदर्शन में कितने लोगों ने भाग लिया है। अक्टूबर की क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके में दो दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो क्रांति में उथल पुथल हुई थी और यह खबरें अगले ही दिन गांव में पहुंच गई थी। लोगों में खूब खुशियां मनाना शुरू कर दिए थे क्योंकि इस समय जो है किसान को उनकी जमीन मिलने लगी थी और वो जो है कर से मुक्त हो गए थे। बहुत दिन से जो वो लोग भूखे रह गए थे, अब उनका जो है वो पेट भी भर गया था, इसलिए जमीन किसानों के बीच बांट दी गई थी और नई सेवियर जिंदगी वे लोग जीने के लिए तैयार थे। यहाँ पे एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदारों को खत भेजा और उसमें क्या लिखा है कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, किसी भी परेशानी खामोशी और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे जिस समय राजा का शासन था, और मिखाइल वोचिच जागीर का मालिक जो है वो भी शांत था, लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं था कि चेयरमैन का व्यवहार अब सही हो चुका था। वहां पे बड़ी विनम्रता से बात करता था। हमारे पास 2 गायें और 2 घोड़े थे। नौकर बार बार उन्हें यही कहते थे कि हमारे जिक्र न करें, उन्हें जीने दें, उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उन्हें मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह की कोई गांव में लोग कमिटियों के बाहर निकाल कर पूरी तरह जागीर दोबारा मिखाइल वोचिच को सौंपना चाहते थे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं। हम इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। यह जो पत्र है यह सर्ज समयमान ए कोज ऑफ नेटिव लैंड का है टू सेंचुरी ऑफ ए रशियन विलेज। हमने यहाँ पे 2 पत्र पढ़ा और उसके बारे में जाना कि अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके में जो है श्रमिक उनकी स्थिति अब पहले से ज्यादा अच्छी हो गई थी। जब बोल्शेविकों ने अब वहां पे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वृत्ति का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही जो वो किसान थे और वे भूमि पूर्ण वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, मतलब जो रूस में सेना में लोग थे वे लोग अब वापस घर आना चाहते थे, इसलिए लोगों ने सेना छोड़कर जाने लगे थे। और गैर बोल्शेविक समाजवादियों ने, उदारवादी और असाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा करने लगे थे। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक रेड्स के द्वारा लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जाट समर्थकों व्हाइट्स का नियंत्रण था। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिलता रहा। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी और इन टुकड़ियों को बोल्शेविक के चलते गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे उन्हें जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया ताकि उनकी हरकतों के कारण गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगे। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो गया। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जद्दियों की मदद से यह कामयाबी मिली। वहां पर रूसी उपनिवेशवादियों की बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशवासियों में समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया गया। ऐसी हालत में बहुत सारे लोगों ने को यह समझ में नहीं आया था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रों को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत
राजनीतिक स्वायत्ता दे दी गई, लेकिन क्योंकि बोल्शेविक ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे कि घुमंतुवादों की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी, और लेकिन विभिन्न राष्ट्रताओं का विश्वास जीतने के लिए प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए थे। तो चलिए इसे हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके आड़ में जो मतलब राजवंशीय पार्टी थी, यानी कि जो जार के लोग थे, वो लोग उन लोगों ने अभी विद्रोह करना आरंभ कर दिया, क्योंकि जो सिपाही वर्ग थे उनमें बहुत सारे लोग श्रमिक और किसान परिवार से आते थे। वे लोग अपने घर जाना चाहते थे और अपने लोगों से मिलना चाहते थे। इस कारण वे लोग जो है सेना छोड़कर जाने लगे थे, और गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें जो है मतलब नहीं जाने दिया जा रहा था। इस कारण इस मौके का फायदा उठाकर जो दक्षिण में रूस में लोग थे, जार के लोग, उन लोगों ने बोल्शेविक के विरुद्ध लड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया और उसके लिए टुकड़ियां भी गठित करनी शुरू कर दी गई। 1918-19 तक आते आते जो है रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों का अधिकार भी हो गया था, और वे लोग नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का इसे समर्थन मिले। इसलिए उन लोगों ने बोल्शेविक के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध जो आरंभ हुआ था, वहाँ पर लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं भी आ गई थी। व्हाइट्स, जिसमें कि जार के लोग आते थे, उनके पास निजी संपत्तियां थी, और वो उन लोगों ने क्या किया, तो किसानों के खिलाफ बहुत सख्ती से रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण जो गैर बोल्शेविक, जो बोल्शेविक मतलब नहीं चाहते थे बोल्शेविक पार्टी का जन समर्थन, उनमें जो है अब मतलब तेजी से गिरावट आने लगी, और जनवरी 1920 ईस्वी तक जो है भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बोल्शेविक का नियंत्रण समाप्त होने लगा था। इस समय जो है बोल्शेविकों की स्थिति 1920 तक अच्छी नहीं रह गई थी। रूसी लोगों ने क्या किया था, तो वहाँ के मुसलमान जिद्दियों की मदद से उन्हें वहाँ पे कामयाबी मिल गई, जो जार शासक के लोग थे, और रूसी उपनिवेशवादियों ने बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी भी बन गए थे। यहाँ मदद काम नहीं उन्हें आ सकी, और मध्य एशिया में स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने क्या किया, समाजवाद की रक्षा के लिए स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया, जिस कारण जो है लोगों के मन में अब बोल्शेविक के लिए विचारधाराएं कम होने लगी थी। अब लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर बोल्शेविक सरकार करना क्या चाहती है, लेकिन उसमें जो जार शासक के लोग छुपे हुए थे, वो पूर्ण तरीके से रूस के लोगों को जो है वो भड़का रहे थे। आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए जो गैर रूसी राष्ट्रीय संस्थाएं थी सोवियत संघ की, उसने दिसंबर 1922 ईस्वी में रूसी साम्राज्य में बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया, और राज्य के अंतर्गत जो है राजनीतिक स्वायत्ता दे दी गई। लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश की, मतलब एक जगह से जो लोग है वो दूसरे स्थान पर नहीं जा सके, और विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का भी उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया। आंशिक रूप से वे सफल हो पाए, पूर्णतः उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो है जार लोगों ने अपना कार्य शुरू कर दिया था और बोल्शेविकों के प्रति जो है स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अक्टूबर की क्रांति के समय मध्य एशिया के दो दृष्टिकोण हो गए थे। एम.एन. रॉय भारतीय एक क्रांतिकारी हैं। उन्होंने मेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, भारत और चीन यूरोप में कम्युनिटन में एक प्रमुख नेता थे। 1920 ईस्वी के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, तो उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने क्या लिखा है कि मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उनका सहायक एक नौजवान था जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता चला, जिसमें कि जार को राजगद्दी से हटा दिया गया है, तो उन जनरलों को भी खदेड़ दिया जिन्होंने किर्गियों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिजी किर्गिस्तान में एक बार फिर से अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद, और पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा। किर्गिजी लोग पहली क्रांति यानी कि फरवरी की क्रांति पर खुशी से झूम उठे, लेकिन जब दूसरी क्रांति की खबर आई तो वे लोग अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आजाद कराया, लेकिन दूसरी क्रांति उन्हें स्वायत्ता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति के अनुसार हिंसा, लूटपाट और करों के बोझ के तले तानाशाही सत्ता की स्थापना आई, और पहले एक बार जार के नौकरशाहों ने छोटे से गुट के किर्गियों का दमन करना शुरू कर दिया। वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। एक कजाक नेता 1919 ईस्वी में अलेक्जेंडर बेनिबखसिवम चातल केलकेस था, जो लेल मॉब मेंस नेंसा सेज के मुसलमान दे रूसी 1960 में उद्धृत हुआ था। यह स्वायत्ता जो एक नया शब्द है, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। घुमंतु लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो किसी एक जगह पर ठहर कर नहीं रहते हैं, अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, घुमंतु कहते हैं। स्वायत्त क्या होता है, अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। तो चलिए अब यह वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अब इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें।